कंचनपुर नामक राज्य के एक छोटे से गांव में धनीराम नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। धनीराम की एक बेटी भी थी जो थी तो अंधी पर दिखने में बहुत सुंदर थी। हाँ, क्या बात है धनीराम, तुम भाई इतने परेशान क्यों हो? क्या हो गया, क्या बात है, बताओ। हाँ, अब क्या बताएं रामू काका, आप तो जानते ही हो, सुधा की माँ के जाने के बाद से सुधा की सारी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई है और अब सुधा बड़ी हो गई है। लेकिन क्या कहें, उसके अंधे होने के कारण उससे कोई शादी ही नहीं करना चाहता। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं करूं तो क्या करूं? हैं? हाँ धनीराम, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला हमेशा हमारी परीक्षा लेता है। ऐसे में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, है ना? हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो काका। मुझे सब कुछ ऊपर वाले पर ही छोड़ देना चाहिए। अब जो किस्मत में होगा उसे कौन बदल सकता है। इतना कहकर धनीराम नदी किनारे मछलियां पकड़ने चला जाता है। हे ऊपर वाले, मेरी बेटी की किस्मत का दरवाजा अब तू ही खोल दे। इतना कहकर धनीराम मछलियां पकड़ने लगता है, पर आज उसके हाथ कम मछलियां ही लगती हैं। हाँ, आज तो इतनी कम मछलियां हाथ आई हैं, इन्हें बेचकर तो केवल एक समय का ही खाना बन सकता है। हाँ, चलो। इतना सोचकर अब धनीराम मछलियां बेचने बाजार जाता है। मछलियाँ ले लो, मछलियाँ मछलियाँ मछलियाँ, ताजी ताजी मछलियाँ ले लो, मछलियाँ अभी अभी लेकर आया हूँ, ले लो ले लो ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ ले लो। धनीराम मछलियां बेचकर वापस अपने घर चला आता है। सुधा बेटी, अरे ओ सुधा बेटी, मैं घर आ गया। बेटा सुधा। पिताजी, आपने आ जाने में देर कर दी। आपको पता है ना कि आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता और मैं तो अकेले कहीं जा भी नहीं सकती। अरे बेटा, वो क्या है ना कि आज मछलियां हाथ ही नहीं आ रही थी तो थोड़ा देर हो गई। तू चिंता मत कर, कल से तू भी मेरे साथ चलना। इस तरह ना तुझे मेरी चिंता रहेगी और ना मुझे तेरी चिंता रहेगी। क्यों बेटा? हाँ पिताजी, ये ठीक रहेगा। सुधा बेटा, अरे सुधा बेटा जल्दी कर, वरना दिन चढ़ जाएगा, फिर देर हो जाएगी। चल चल बेटा जल्दी कर, आजा आजा। ठीक है पिताजी, चलिए। धनीराम सुधा को लेकर अब मछलियां पकड़ने निकल पड़ता है। सुधा बेटा, तू यहाँ पर एक ही जगह पे बैठ जा, मैं तब तक मछलियां पकड़ लूं। ठीक है ना बेटा? बैठे रहना। हाँ ठीक है पिताजी, मैं बैठ जाती हूँ। सुधा आंखों से देख तो नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप एक पत्थर पर बैठ जाती है। फिर धनीराम मछलियां पकड़ने लगता है, लेकिन आज उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगती। हाँ, आज तो एक भी मछली हाथ नहीं आई। पिछले कई दिनों से मेरे साथ यही हो रहा है, मछलियां आती ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरी बेटी तो दोनों भूखे मर जाएंगे। अभी धनीराम ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ किशोर नाम का एक दूसरा मछुआरा आता है। अरे धनीराम, अरे भाई, आज किसे साथ लेकर आए हो और ये कन्या कौन है, हैं? ये मेरी बेटी है सुधा। अच्छा, ये तुम्हारी बेटी है जो अंधी है ना? हाँ। वैसे खूबसूरती में तो ऊपर वाले ने कोई कमी नहीं की है, बस लगता है आंखें देना भूल गया। किशोर भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो?
देखो ऐसा है कि मेरी बेटी चाहे जैसी भी हो, मेरे लिए सबसे सुंदर और सबसे अच्छी है, समझे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, मैं समझ गया। इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो चलो मैं चलता हूँ। किशोर और धनीराम की बातों से सुधा मन ही मन उदास हो जाती है। तभी धनीराम उससे कहता है, बेटी सुधा, क्या हो गया, क्या हो गया है? ये तुम चुप चुप क्यों हो गई? देखो बेटा, इन जैसों की बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दो। अरे इनका तो काम ही होता है दूसरों की बातें सुनना, दूसरों की बातों पे हंसना, मजाक बनाना। इनकी बातों पे ध्यान मत दो, है ना बेटा? जी पिताजी, मैं ठीक हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है। आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। बेटू तू यहीं रुक, मैं जरा तेरे लिए जंगल से फल तोड़ कर लाता हूँ, फिर दोनों बाप बेटी मिलकर खाएंगे, है ना? हाँ, मैं आता हूँ। धनीराम इतना कहकर जंगल की तरफ चला जाता है। काफी देर हो जाती है पर धनीराम अभी तक वापस नहीं लौटता। पिताजी, लगता है पिताजी अब तक नहीं आए। पर पिताजी को इतनी देर क्यों लग रही है? अभी सुधा ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ से एक राजकुमार गुजरते हैं। सुधा को अकेला देखकर वो रुक जाते हैं और पूछते हैं, ए, सुनो सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ जंगल के पास अकेले क्यों बैठी हो? हैं? आप कौन हैं? मैं राजकुमार अजय वर्मा हूँ, इस राज्य के राजा कुमार वर्मा का बेटा। मैं शिकार करने जंगल जा रहा था, तुम्हें यूं अकेले बैठा देखा तो रुक गया। कौन हो तुम? सुधा अब राजकुमार को सारी बात बताती है। इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हारी सादगी, भोलापन और तुम्हारी सुंदरता ने तो तुम्हारी इस एक कमी को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया है। अभी राजकुमार और सुधा आपस में बातें कर ही रहे थे, इतने में वहाँ धनीराम आ जाता है। वैसे आप हैं कौन? अच्छा, तो आप सुधा के पिता हैं। अरे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको कभी भी कोई भी परेशानी हो तो हमें जरूर याद कीजिएगा। आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी। ठीक है, चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए, हम जाते हैं। इतना कहकर राजकुमार वहाँ से चले जाते हैं। फिर 2 दिन गुजर जाते हैं और राजकुमार को अपनी भावनाओं का एहसास होता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं सुधा को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? उसकी खूबसूरती, भोलापन, है ये सब देखकर तो जैसे मैं उस पे मोहित हो गया हूँ। राजकुमार, ये राजकुमार आखिरकार किस सोच में गुम है? लगता है कोई खास बात है। ठीक है, लगता है अब इस बारे में महाराज से ही बात करनी होगी। क्या हुआ मंत्री जी? क्या आप लोग किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं? महाराज, राजकुमार अब बड़े हो गए हैं, इनकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ। अच्छा। तो क्या हमारे बेटे को कोई लड़की पसंद है क्या? क्यों बेटा, है? राजकुमार राजा को सारी बात बताते हैं। हाँ, तो इस तरह से मेरी मुलाकात हुई सुधा से। तो सुधा के पिता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनसे मिलकर सुधा और तुम्हारे विवाह की बात भी करूंगा। क्या क्या क्या, क्या सच में पिताजी? आप वाकई में कितने अच्छे हैं। मैं सुधा और उसके पिता को ढूंढने जा रहा हूँ और हाँ, साथ में लेकर लौटूंगा। ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ।
राजकुमार की जल्दबाजी देखकर राजा और मंत्री जी हंसने लगते हैं। इधर धनीराम फिर से सुधा की शादी के लिए परेशान होता है। हाँ चल बेटी, मैं आज तुझे चमत्कारी बाबा के पास लेकर चलता हूँ। वो तेरी आंखों को जरूर ठीक कर देंगे। चल। पिताजी, आप पहले भी मुझे कितने बाबाओं के पास ले जा चुके हैं, पर मेरी आंखें कोई भी ठीक नहीं कर पाया। अब बेटी क्या पता, हो सकता है कि ये बाबा तेरी आंखें ठीक ही कर दे। देख, हमें कोशिश किए बिना तो हार नहीं माननी चाहिए। चल ना, चल कर देखते हैं क्या होगा। चल बेटा। ठीक है पिताजी, हम ये कोशिश करके भी देख लेते हैं। चलिए चलते हैं। धनीराम और सुधा अब चमत्कारी बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में एक जंगल पड़ता है। पिताजी, मैं चलते चलते बहुत थक गई हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो हम थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे, ठीक है ना? अभी सुधा और धनीराम जंगल में बैठकर आराम ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है। अरे वाह इंसान, वो भी दो। इनकी बलि देकर तो मैं अपने दानव देवता को खुश कर दूंगा। राक्षस अपने जादू से उन दोनों को आग के हवाले कर देता है। ये महक कैसी? पिताजी उठिए, देखिए जलने की महक आ रही है। अरे बेटी यहाँ तो आग लगी है। अरे बाप रे बाप, मगर ये आग लगाई किसने? हाँ, ये आग मैंने लगाई है। तुम दोनों की बलि देकर मैं अपने दानव देवता को खुश करूंगा। राक्षस ये कहकर वहाँ से चला जाता है। हाँ, बेटी तू डर मत, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। धनीराम को एक कुआं नजर आता है। वो जल्दी से उस कुएं से पानी निकालता है और आग पर डालने लगता है। धीरे धीरे करके आग बुझ जाती है। हाँ, अरे बेटी तू ठीक तो है ना? अरे तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? ये सब मेरी ही गलती है ना। मैं तुझे चमत्कारी बाबा के पास ले जाने की जिद करता और ना ही ये सब कुछ होता। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। नहीं पिताजी, आप माफी मत मांगिए। ऊपर वाले ने जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ रखा है। आप भी सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। चलिए अब घर वापस चलते हैं। सुधा और धनीराम अब वापस घर जाने लगते हैं। तभी कुएं से एक आवाज आती है। रुक जाओ, मुझे बचा लो मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मेरी मदद करो। धनीराम कुएं के पास जाकर देखता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता। अरे कौन है यहाँ? कौन है? धनीराम जैसे ही सुनहरे सेब को छूता है, वो सेब एक परी के रूप में बदल जाता है। पिताजी, क्या हुआ पिताजी? कुएं से क्या चीज निकली है? अरे बेटी, निकला तो सेब था, पर सेब एक परी के रूप में बदल गया। ओहो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भले इंसान। तुमने मुझे मायावी जादू से आजाद कर दिया। मुझे एक राक्षस ने सेब बनाकर इस कुएं में कैद कर दिया था। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन तुम लोग यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? धनीराम लाल परी को सारी बात बताता है। धनीराम, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो। इधर आओ बेटी। अब लाल परी अपनी जादुई छड़ी से
सुधा की आंखों की रोशनी ठीक कर देती है। पिताजी, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है पिताजी। देखिए ना, मेरी आंखें एकदम ठीक हो गई। सुधा की खुशी देखकर धनीराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, हाँ, अरे 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 लाल परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे जीवन भर की चिंता को एक पल में छू मंतर से दूर कर दिया। अरे वाह 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 वाह, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी लाल परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सच में बहुत अच्छी हैं। देखा पिताजी, मैं कहती थी ना कि आप सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, वो सब ठीक कर देगा। और आज देखिए, ऊपर वाले ने लाल परी के रूप में मेरी आंखें ठीक कर दी। हाँ, हाँ, सुधा बेटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ईश्वर पर सच्चा विश्वास किया जाए तो वो खाली नहीं जाता है। हाँ, विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है। ऊपर वाले ने हम सबको धरती पर एक दूसरे पर विश्वास करके एक दूसरे की मदद करने और अच्छे कर्म करने के लिए ही भेजा है। लाल परी ये कहकर अब आसमान में उड़ती हुई परिस्तान चली जाती है। दूसरी ओर राजकुमार सुधा को ढूंढते हुए उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। इतनी देर से मैं सुधा की तलाश कर रहा हूँ, पर अब तक तो उसका कोई पता ही नहीं चला। आखिरकार वो रहती कहाँ होगी? अभी राजकुमार ये सब सोच ही रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें धनीराम और सुधा मिल जाते हैं। अरे सुधा सुधा सुधा, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। हाँ, अच्छा हुआ जो तुम मुझे मिल गई। हाँ। अरे राजकुमार, आप यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। मैं आप दोनों को ही ढूंढ रहा था। देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मुझे आपकी बेटी सुधा बहुत पसंद है। क्या आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे करेंगे? ओह, पर राजकुमार, मेरी बेटी तो अंधी है। क्या आप एक अंधी लड़की से शादी करेंगे? देखिए, सुधा की इस एक कमी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान की मन की दृष्टि ही सब कुछ होती है। हाँ। अपने पिता की बात सुनकर सुधा चुपके से उससे कहती है, पिताजी, आप राजकुमार से झूठ क्यों बोल रहे हैं? उन्हें क्यों नहीं बता रहे कि अब मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई है? अरे बेटी, मैं राजकुमार की परीक्षा ले रहा था। क्या? ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। धनीराम राजकुमार को सारी बात बताता है। क्या सच में सुधा की आंखों की रोशनी ठीक हो गई? अरे वाह 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 वाह, ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। हाँ राजकुमार, मैं तो बस आपकी परीक्षा ले रहा था। देखना चाहता था कि आप मेरी बेटी की कमी के साथ उसे अपनाते हैं या फिर नहीं। क्योंकि जीवन केवल ऊपरी दिखावे या सुंदरता से नहीं चलता, बल्कि एक दूसरे की कमियों को भी अपनाना पड़ता है। हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। मैं सच कहूं तो मुझे सुधा की अच्छाई, इसकी सादगी, इसका भोलापन ही बहुत पसंद आया। अगर इसकी आंखें वापस ना भी आती तो भी मैं सुधा से ही विवाह करता और हमेशा इससे प्रेम करता। हाँ। इंसान अपने तन की सुंदरता से नहीं, बल्कि मन की सुंदरता से अच्छा बनता है। और जो मोहब्बत मन की सुंदरता देखकर की जाती है, वही जीवन भर चलती है। वहीं तन की सुंदरता समय के साथ साथ खत्म होने लगती है और साथ ही मोहब्बत को भी मिटा देती है।